गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आपको सब समझ आता होगा, सब अच्छे से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो हम क्या शुरू कर रहे थे, ये मैंने मिटाया नहीं। देखो, हमारा नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा था। तो नीति निर्देशक तत्व में हमने कितना पढ़ चुके हैं, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक है। 36 से 51 है ना। और इसमें हम कितने पढ़ चुके हैं? इसमें 36 से लेके 48 तक हम पढ़ चुके हैं। 36 से लेकर 48 तक हम पढ़ चुके हैं। 3 आर्टिकल बचते हैं इसमें, है ना। फिर हम कंपैरिजन करके देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि मौलिक अधिकार का, और किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो पहले 36 से लेकर 48 तक इनको फटाफट रिवाइज करो पहले, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवाइज ना हो ना तो आप कितना भी पढ़ लो सब भूल जाओगे। देखो, 36, 37, 38, 39, 39 का क्या और 40। पहले इतने देखो, 36 से स्टार्ट है, तो 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में है कि ये न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय नहीं है, और न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इन्फोर्सेबल भी नहीं है और डिस्कसेबल भी नहीं है। आर्टिकल 38 में कहा गया है सरकार क्या करेगी? लोक कल्याण की बातें करेगी, लोक कल्याण के काम करेगी। 39 में है, 39 में समान काम के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, 39 के क्या में क्या है? 39 का क्या? इसमें कहा गया है निशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि निशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल 40 में है पंचायत। 40 में क्या है? पंचायत। इसे मैं लिख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायत। इसके बाद देखो, 40 से 41, 42, 43, 43 का क्या? 44, 45, यहाँ तक देखते हैं। 41 में क्या कहा गया है? 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं में क्या दी जाएगी? सरकारी सहायता दी जाएगी। कुछ सम कंडीशन ही ऐसी होंगी जिसमें सरकारी आपको, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। 41 के बाद है 42। 42 में क्या है? वो प्रसूति सहायता, है ना। प्रसूति सहायता और मनोचित दशा को देखते आपको काम दिया कराया जाएगा। 42। 43 में क्या? 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। 43 के क्या में क्या है? 43 के क्या में? कामगारों की भागीदारी। किसमें? उद्योग में, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 44 में समान सिविल संहिता। 45 में 6 साल से छोटे बच्चों को क्या दिया जाएगा? स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा। और 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, 45 हो गया। इसके बाद 46, 47, 48। और 48 का क्या? 48 का क्या? 46 में क्या कहा गया है? SC ST OBC को आरक्षण दिया जाएगा। SC ST OBC को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। 47 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में किस चीज़ का जिक्र है? आर्टिकल 47, 48 में तो है पर्यावरण का, और 47 में, हाँ 47 में पोषणयुक्त आहार, यानी कि आपको क्या मिलेगा? पोषणयुक्त आहार दिया जाएगा, है ना। और नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगी और पोषणयुक्त आहार को, यानी कि पोषणयुक्त आहार तो समझते हैं ना, ठीक है, उसको प्रमोट करेगी। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, और कृषि पशुपालन को बढ़ावा और दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगाई जाएगी। आर्टिकल 48 के क्या में क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, ये हमने सारी रिवाइज कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। 48 के बाद 49, 49, 49। ठीक है, आर्टिकल 49 में कहा गया है कि सरकार क्या करेगी? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगी। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा,
स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा होगी। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या होते हैं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक ये हैं जैसे ताजमहल है, तो उनकी सरकार रक्षा करती है नहीं करती? ताजमहल है, इंडिया गेट है, लाल किला है, तो जो हमारे नेशनल की किससे राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हैं, भाई इतने सारे टूरिस्ट उसको देखना आता है, प्लस हमारी हिस्ट्री से भी जुड़े हैं वो, है ना, हमारी हिस्ट्री से जुड़े हैं, उससे उनको देखकर पता चलता है। और इतने बड़े बड़े जो पुराने टेम्पल हैं, है ना, ओघरनाथ मंदिर और बहुत सारे हैं, ओघरनाथ मंदिर, भुवनेश्वर का कोणार्क टेम्पल, ये सब, तो इन सब की क्या करेगी सरकार? इनकी रक्षा करेगी। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा समझ आ गई भाई। अगर उन पर कोई मरम्मत करानी है तो क्या आम आदमी कोई कराता है? गवर्नमेंट ही कराती है। क्लियर? अब आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, यानी कि अलग रखा जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन कह सकते हैं, कार्यपालिका या न्यायपालिका को अलग रखा जाएगा। अब कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, क्यों उनको अलग रखना है? पहले तो ये बात समझो। देखो कार्यपालिका क्या होती है, कार्य, देखो समझ आ रहा ना कि कार्य को करने वाले जितने लोग होंगे किसमें आ जाएंगे? कार्यपालिका में। अब इसमें देखो, इसमें आते हैं एक तो नेता, अधिकारी और तीसरा कर्मचारी। नेता, अधिकारी और कर्मचारी, ये तीनों किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। बस सबसे नीचे क्या है? कर्मचारी। कर्मचारी से ऊपर कौन आते हैं? सारे अधिकारी आते हैं। और अधिकारी से ऊपर क्या है? सब नेता हैं, है ना, सब हमारे नेता हैं। तो ये सब क्या है? ये कार्यपालिका के अंडर आते हैं। इनके बाद जो बचा सब क्या बता? हमारी जुडिशरी बॉडी, यानी कि न्यायपालिका बची। इनसे अलग बस हमारा यही तो बचा, कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, वकील, वो सब किस में आएंगे? न्यायपालिका में आएंगे, है ना। तो इसमें तो कोई समझने वाली दिक्कत है नहीं, इसमें सिर्फ मैं कोर्ट लिख देती हूँ, कोर्ट, या फिर हम जज वाला कह सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो सब किस में आ जाएगा? न्यायपालिका में आ जाएगा। जो न्याय से रिलेटेड है, न्याय से जुड़े हैं, वो न्यायपालिका में आ जाएगा। बाकी सब किस में? कार्यपालिका में। तो इनको अलग क्यों रखा गया है? इनको अलग इसलिए रखा गया है, देखो अगर ये दोनों एक साथ होते, यानी कि अलग का मतलब ये है कि कार्यपालिका का बस न्यायपालिका पर नहीं चलेगा, कार्यपालिका का बस न्यायपालिका पर नहीं चलेगा। न्यायपालिका यानी कि जज के सामने अगर कोई नेता कोई भी खड़ा है ना, कितने बड़े से बड़ा आदमी खड़ा है, वो क्या है? वो सब बराबर रहे, है ना, उनके साथ सब वो सेम बिहेव करे। जैसे कि हमने आर्टिकल 14 भी पढ़ा था। आर्टिकल 14 हमें क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने क्या है? सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है। अब सपोज करो कोई विधायक है या कोई सांसद है ना, उस जिस मूवी में दिखाता है ना, उसके बेटे ने कोई कांड कर दिया। अब उसके बेटे ने कांड कर दिया तो वो तो जज को खरीद लेगा। अब उनके पास पैसे की, रिसोर्सेज की कोई कमी तो होती नहीं, है ना, उनसे ऊपर कौन होगा? उनके पास पैसों की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, तो कितने भी पैसे खिला सकता है ना। लेकिन या फिर ये हो सकता है कि पैसा, भाई पैसे के सामने तो अलग चीज़ है ना, अगर कोई जज अपना ईमान बेच दे तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जज कोई ऐसा काम करे, क्योंकि उनके पास ना कमी नहीं होती, उनके पास ना उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है ना उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती जो वो पैसे के लिए आपके साथ, यानी कि किसी के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी मेन चीज़ ये है कि कार्यपालिका में कौन कौन है? नेता सब है ना, पूरी संसद इसी में आती है कार्यपालिका में। कोई भी कानून कहाँ से पारित होता है? संसद से पारित होता है ना। अब अगर वो संसद वाले कुछ ऐसा कानून बनाने लगे, सब अपने लिए, है ना, यानी कि न्यायपालिका को कम करने के लिए, वो अगर वो यही कानून बना लेंगे कि जो भी सांसद बन जाएगा ना, उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे, या फिर वो कोई भी काम वो कोर्ट उसको सजा नहीं दे सकता, कोई ऐसा अटपटा सा कानून बनाने लगे, है ना, तो वो चीज़ पे फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यायपालिका को के अधिकार बिल्कुल अलग हैं। न्यायपालिका के अधिकार बिल्कुल अलग हैं। न्यायपालिका के लिए कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो पहले बन चुका है, संविधान में है, या फिर बाद में बनाया गया है, जिससे क्या हो, जिससे लोकहित में, यानी कि कोई भी गलत हो, समझ रहे हो ना, कि देश के लिए गलत हो, है ना, तो या फिर लोगों के हित के लिए गलत हो, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको,
आई होप, जैसे कि मुझे लग रहा है आ जानी चाहिए। तो कार्यपालिका में ये सब लोग आते हैं और ये सब आते हैं इसमें, यानी कि ये इसके साथ ये अलग है इस वजह से, जिससे कि न्यायपालिका हमारी बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल एंड क्लियर रहे। ठीक है, इनमें करप्शन ना हो। ये भी इसमें घुस गए तो करप्शन आ जाएगा। इकलौती की यही तो चीज़ है हमारे भारत में सबसे इसमें तो देखो सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। नेता भी हैं, अधिकारी, कर्मचारी, ये तो करप्शन करते हैं। अगर वो ये सब भी इसी में आ जाए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। ठीक, तो 50 आपको समझ आएगी। इसको याद करने का तरीका ऐसा करना कि 50-50 आर्टिकल कहते हैं ना, हर चीज़ 50-50 हो जाए, आधा आधा हो जाए। तो 50 में क्या है, 50-50 क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग, है ना, अलग अलग कर दिया। 50-50 कहते हैं तो क्या करते हैं, अलग ही तो करते हैं। तो 50 समझ आ गया। आर्टिकल 51 देखते हैं, लास्ट आर्टिकल, डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राज्य को, स्टेट को, गवर्नमेंट को क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है। इंटरनेशनल पीस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है। ये आर्टिकल 51 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 51 भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 51 का क्या पढ़ेंगे हम बाद में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। आर्टिकल 51 समझ आ गया? हेलो, हाँ जी, कोचिंग, ठीक, ठीक है, ये बात समझ आई। अंतर्राष्ट्रीय क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। ऐसे काम करने से अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग ना हो इंटरनेशनल लेवल पे। यानी कि कोई भी अगर मुद्दा होता है ऐसा, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक उसमें मध्यस्थता बना के रखनी चाहिए। मध्यस्थता बना के, यानी कि मीडिएटर, यानी कि समझो, यानी कि या तो ना तो ज़्यादा हाई पर होना है और ना ही ज़्यादा लो रहना है, बिल्कुल मीडियम लेकर चलना है किसी भी, जिससे कि हमारी इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए ही हमारा देश किस में शामिल हुआ था, यूएनओ में, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। क्लियर? तो आर्टिकल 51 भी इम्पोर्टेंट है, 50 भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो हमारे डीपीएसपी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए, ठीक है ना, डीपीएसपी कंप्लीट पढ़ा दिए। अब हम चलते हैं आगे। देखो, जितने भी आपने डीपीएसपी पढ़े, है ना, तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था, डीपीएसपी का उद्देश्य, इसका मोटिव, उद्देश्य क्या था डीपीएसपी का, इसका उद्देश्य पूछता है, उद्देश्य पूछा जाता है। आपको ऑप्शन में मिलेंगे कई सारे कि क्या करना है, क्या इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक, यानी कि सोशल, और एवं लिख देते हैं थोड़ा प्योर सा, आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिकल, लोकतंत्र की स्थापना करना। ये लाइन याद रखना, ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया है, एसएससी के कई बार एग्जाम में पूछा गया है डीपीएसपी का, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्लियर? अब देखते हैं हम कि जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार और जो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है। एक तरफ लिख लेते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। इधर लिख लेते हैं हम क्या, डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है ना, इधर लिख लिया हमने डीपीएसपी। अब देखते हैं डिफरेंस। देखो, पहले देखते हैं जो बेसिक से डिफरेंस है, जो सबको पता है। बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, ये भाग 3 का पार्ट है, ये भाग 3 में आता है ना, भाग 3, ये भाग 4 में आता है, ये तो पता है, ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है।
है ना, चैप्टर कह सकते हैं। चैप्टर, तीसरे चैप्टर का टॉपिक हमारे क्या पढ़ना है, उसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, चैप्टर का नाम। और जो चैप्टर हमारा 4th नंबर का है, उसमें हमें उसके चैप्टर का नाम क्या है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, है ना। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो इजी भी है और सबसे बड़ा डिफरेंस भी है, वो क्या है, इसको हम ये जो है, ये वाले जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है, सॉरी वाद योग्य है, न्यायालय में क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, यानी कि न्यायालय में लागू कराया जा सकता है, प्रवर्तनीय है और वाद योग्य है ना भाई। वाद योग्य भी है, प्रवर्तनीय भी है, इसके न्यायालय इसको लागू कराएगा, नहीं कराते तो आप कोर्ट में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, इसमें ये इसके लिए अगर नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं मिलता है कोई, तो आप क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो ये ऐसा नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं। क्या है, नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक का मतलब क्या है, ये हमें जन्म से ही मिल जाते हैं और ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है और सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है ना। सरकार इनको लागू करने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और दूसरा ये नैसर्गिक अधिकार है। ये वाले क्या है, मौलिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार है जो कि हमें जन्म से मिल जाते हैं, ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है, सरकार इनको लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको डिफरेंस पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव यही था। अभी हमने उद्देश्य पढ़ा किसका, डीपीएसपी का। अब मेरा उद्देश्य जो है इसको पढ़ाने का वो यही वाला पॉइंट है। देखो ये जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या करते हैं, सरकार की शक्तियों को सीमित कर देते हैं, सरकार की शक्तियों को सीमित कर देते हैं, ठीक है। सरकार की शक्तियों को सीमित कर देते हैं, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसलिए क्या है, ये ऋणात्मक है। यहाँ पे इसका उल्टा है, ये सरकार की शक्तियों को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये क्या है, ये धनात्मक है। ये क्या है, ये धनात्मक है, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये बात पूछी जाती है, नेगेटिव कौन से हैं, पॉजिटिव कौन से हैं। इनको गवर्नमेंट को सेंस में लेके बात ये कही गई है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की शक्तियाँ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, यानी कि उसकी मर्जी हो रही है, वो चाहे तो करे चाहे तो वो ना करे, उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ उसकी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। इसलिए गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। बात क्लियर। और इसमें क्या हो सकते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस सोचें, और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। देखो इनके पीछे क्या होती है, इनके पीछे कानूनी मान्यता है। कैसी कानूनी मान्यता, भाई कानूनी मान्यता तो है ही, भाई सुप्रीम कोर्ट इसको करवा रहा है फॉलो, मान्यता, कानूनी मान्यता है। और इनके पीछे क्या है, राजनीतिक मान्यता है, राजनीतिक मान्यता, इनके पीछे राजनीतिक मान्यता है, ठीक है ना। और क्या, देखो जो हमारे क्या है मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, भाई निलंबित हो सकते हैं, बताया था मैंने। कब होंगे निलंबित, इमरजेंसी में, इमरजेंसी में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन ये निलंबित नहीं हो सकते। ये जब कंपल्सरी ही नहीं है तो निलंबित कैसे होंगे। निलंबित का मतलब सस्पेंड, कुछ टाइम के लिए रोक देना, कुछ टाइम के लिए रोक देना। जो चीज़ कंटिन्यू चलेगी उसे तो हम कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये निलंबित नहीं हो सकते, ये निलंबित हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये व्यक्ति की भलाई के लिए, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल को अलग उसके मौलिक अधिकार होते हैं, तो ये क्या है, ये व्यक्ति की भलाई के लिए है, व्यक्ति की भलाई, ठीक है ना। ये व्यक्ति की भलाई के लिए है, और ये क्या है, ये समाज की भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए,
समाज की भलाई के लिए है। देखो ये वाला डिफरेंस समझ आया नहीं आया? ये जो व्यक्ति की भलाई के लिए मतलब ये है कि हर पर्सन के मतलब इंडिविजुअली उसके मौलिक अधिकार होते हैं। जैसे मुझे शिक्षा का अधिकार है तो मुझे अपना पर्सनल है शिक्षा का अधिकार, लेकिन जैसे ये है कि क्या पूरे समाज को साथ लेकर चलते हैं, ये पूरे समाज की भलाई के लिए है। समाज की भलाई के लिए कैसे? जैसे उसमें कोई राशन कार्ड है तो राशन कार्ड सभी के लिए तो है, राशन कार्ड सभी के लिए होगा अगर है तो। अगर विधवा पेंशन दी जा रही है तो जितनी विधवाएं सभी के लिए विधवा पेंशन होगी, जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। उसमें एज वेज का भी होता है ना, कि 55 एज से अबाउ होगी, है ना, तो उसके लिए। और उसमें वो भी देखा जाता है कि बैकग्राउंड वगैरह, कोई बच्चे से गवर्नमेंट जॉब पे हो तो नहीं मिलता, है ना। यानी कि क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा उसको मिला, उसको ये सबको दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस समझ आ गया? फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? इसमें आपको ये जरूर याद रखना है, ये ऋणात्मक धनात्मक वाला और ये निलंबित वाला, ये कन्फ्यूजिंग है। जो कन्फ्यूजिंग होंगे ना वही, ये थोड़ा ना पूछेगा भाग 3 में कौन सा आता है, भाग 4 में कौन सा आता है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ये दोनों पूछता है। तो ये समझ आ गया? आगे बढ़े तो मैं समझ लूँ कि मैंने DPSP कंप्लीट करा दिया, है ना, अपनी साइड से मैं DPSP कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं आगे। देखो अब हमारा टॉपिक क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हिंदी में तो इतना सा हो गया मौलिक कर्तव्य, इंग्लिश में इतना लंबा पहुंच गया फंडामेंटली ज़्यादा लंबा हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो क्या थे? वो अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे। ये क्या? ये हमारे कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। अब इसके हम चैप्टर की बात करें, कौन सा नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम 4 तक पढ़ ले तो ये 5वां होना चाहिए। ये 5वां नहीं है, लेकिन ये 5वां नहीं है। ये क्या है? ये जो चैप्टर है हमारा, यानी कि भाग है हमारा 4 का क्या है भाई? देखो भाग में ही क्या जुड़ गया, यानी कि इसको संशोधन करके जोड़ा गया होगा, इसको संशोधन करके जोड़ा गया होगा, ठीक। भाग 4 का क्या है? अब आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की, अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल है 51 का क्या है? 51 का क्या है? एक ही आर्टिकल में बहुत सारे हैं, एक ही आर्टिकल में 11 हैं, ठीक है ना। 51 का क्या है? 51 तक तो हमने DPSP पढ़े थे, 36 से 51, तो एक भाग भी जोड़ दिया क्या है और आर्टिकल भी जोड़ दिया क्या है, तो एक ही अमेंडमेंट से ये काम कर दिया। अब वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो अमेंडमेंट था हमारा मिनी संविधान, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। ये किससे जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से। देखो 42वां संविधान संशोधन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, लेकिन सबसे मेन चीज़ आपको मौलिक कर्तव्य याद रखना है। सबसे मेन, सबसे बड़ा काम ये हुआ, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए, 1976 के तहत जोड़े गए। हमने जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे वो हमें फ्री में मिल रहे थे, है ना। वो हमारा वो सब हमारा देश हमें दे रहा था। और जो DPSP हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा देश ही हमें दे रहा है, भले ही कंपल्सरी ना हो, लेकिन दे तो रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन अब ये जो मौलिक कर्तव्य का मतलब ये है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीज़न हैं यहाँ के, उनका भी तो अपने देश के लिए अपनी चीज़ों के लिए कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो ये इसमें जो है वो सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारी देश की जनता है, देश के लोग हैं, उनका कर्तव्य क्या है देश के लिए। समझ गए बात? तो ये बात इसमें कही गई है। लेकिन अगर ये इन कर्तव्यों को फॉलो नहीं करते, है ना, अगर इन कर्तव्यों को फॉलो नहीं करते तो कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, सज़ा कोई नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं कि मान लिया इसमें कहा गया है कि क्या करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। अगर कोई भाईचारे से नहीं रह रहा तो उसे क्या हम जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इसमें अगर वो नहीं करता है, इन कर्तव्यों के, इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है, तो सज़ा नहीं है। जैसे नॉर्मली भी आप कहते नहीं हो कि कुछ भी आपने डायलॉग सुनोगे, ये तो मेरा कर्तव्य था, कहते नहीं ये तो मेरा कर्तव्य था। अब वो उसने अपनी मर्जी से किया, अगर वो नहीं करता तो हम किसको मारते तूने अपना कर्तव्य क्यों नहीं किया, ठीक। तो ये समझिए,
तो ये किससे जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 से ही जोड़े गए थे। अब इसको जोड़ने के लिए क्या हुआ, ये जोड़े गए, है ना, ये जोड़े गए, यानी कि जब संविधान बना था तब नहीं थे। तो क्वेश्चन आता है मूल संविधान में, मूल संविधान यानी कि जो संविधान बना था उस टाइम पे, जो जैसे संविधान था तब, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो थे ही नहीं, 0, है ना, थे ही नहीं। इनको जोड़ा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, ठीक है ना। किसकी सिफारिश से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। तो ये याद रखना है, जितना मैं आपको ये करा रही हूँ, है ना, डीपीएसपी में इतना ही याद रखना है। अब ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से, ठीक है ना, रूस के संविधान से लिए गए हैं। शुरू से देखो, जितने हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, है ना, भाग 1 में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। भाग 2 नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। भाग 3 मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, ठीक है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। अब 4 का क्या आ गया? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। एक बार मैं आपको लास्ट में सारे करा दूंगी, ठीक है। कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। अब देखो इनकी हम संख्या देखते हैं। पहले ये समझो इसमें है क्या क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कहा गया है, ये आपको इस टोटल तो है ये 11, ये 11 है, तो ये आपको 11 पढ़ने नहीं है, कभी नहीं पूछे जाते। जो चीज़ें मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ इनमें से क्वेश्चन आता है ना। 11 इनमें से नहीं पूछा जाता। तो 11 इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें है जैसे संविधान का पालन करना चाहिए, है ना, और संविधान से जुड़ी संस्था जैसे कि संसद हो गया, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय भवन, है ना, और क्या राष्ट्रीय तिरंगा, इनका सम्मान करना चाहिए। आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा नारा है ना, या फिर जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करती हैं, या फिर महापुरुष हैं उनकी बातें, उनके नारे, उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। और देश में एकता अखंडता और संप्रभुता बनाए रखनी चाहिए। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये तो हमारी प्रस्तावना में भी कहा गया है ना। संप्रभुता यानी कि सोवेनिटी, एकता यानी कि यूनिटी, और अखंडता यानी कि डिग्निटी। सोवेनिटी, यूनिटी और डिग्निटी, ये हमें बनाए रखना है। और क्या क्या है इसमें? और ये है जो राष्ट्रीय क्या है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी है, और पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा करनी है ना। ये इस टाइप की सारी बातें इसमें हैं, ठीक है, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमें करना चाहिए। नहीं करते तो क्या सज़ा मिलेगी? नहीं मिलती, तो सज़ा नहीं है। अब ये देखो, ये संख्या जो 11 है ये कैसे कैसे बनी? मैंने बताया जो मूल संविधान है, जब संविधान बना तब तो थे ही नहीं संविधान, ये संशोधन करके जुड़े। तो मूल संविधान में संख्या कितनी? 0। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार? नहीं थे, 0 थी, ठीक है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन से, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस यहाँ लिख दूँ मैं मूल संविधान में 0, मूल संविधान में 0। 42 संविधान संशोधन से 10 जोड़ दिए। लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ 86वां। कब हुआ? 2002 में। इससे एक और जोड़ दिया। अब कितने हो गए? 11। अब ये 86वां संविधान संशोधन मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। क्या था इसमें? 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा। इसको समझो, 86वां है क्या? ये बड़ी बला है, ये समझ नहीं आता। देखो, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो ये 2 जगह जोड़ा गया, 2 जगह चीज़ें जोड़ी गई। एक तो हुआ कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, सेम चीज़ है, यहाँ भी 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा। एक जोड़ा गया आर्टिकल 21 के क्या में, आर्टिकल 21 के क्या में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। एक जोड़ा गया इसमें से यही बात सेम किस में जोड़ी गई?
हमारा 11वां तो था ये, 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा देनी है वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे किसकी है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की। और यहाँ कहा गया है, यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य तो हमारा है, देश की जनता का है, तो इसमें कहा गया, इसमें सरकार की तो बात आएगी नहीं। इसमें कहा गया है भैया देखो, अब गवर्नमेंट तो स्कूल खोल दिए, गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए, प्राइमरी एजुकेशन देनी है। अब जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार थोड़ा ना बच्चों को घर से पकड़ के लेकर आएगी, यहाँ आप आके पढ़ो। ये जिम्मेदारी को, बच्चों को स्कूल भेजना टाइम से, ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है। तो पेरेंट्स का भी क्या है, कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाए, है ना। तो ये किसके लिए है, पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। समझ गए। तो यहाँ पे लिख दें हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, ये 11वां नंबर का याद रख लेना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, है ना, दिलाने, है ना, दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, अभिभावकों की होगी, यानी कि पेरेंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा पलट लो, ये मैंने लैंग्वेज थोड़ी अलग सी हो गई, इसको ऐसा पलट लो कि 6 से 14 अभिभावक का मौलिक कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दिलाए, वो प्राथमिक शिक्षा दिलाए, है ना। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, समझ आ जाना चाहिए। तो अभिभावक मतलब कि पेरेंट्स, ठीक। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए। मौलिक कर्तव्य कुछ नहीं, बस 42 संविधान संशोधन याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखनी है, रूस याद रखना है। देखो इसको रिवाइज करते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग कौन सा, 4 का कै, आर्टिकल कौन सा, 51 का कै, आर्टिकल कौन सा, 51 का कै, है ना। 42 संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, यानी कि मूल संविधान में नहीं थे। 42 संविधान संशोधन से जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश से जोड़े गए, रूस के संविधान से लिए गए, है ना। टोटल आज के टाइम पर संख्या कितनी है, अगर पूछे सवाल कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में दे देगा आपको 10, 11, 0, 12। कितनी है वर्तमान में, कितनी है, 11। अगर पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 0। मूल संविधान में कितने थे, 0। अगर पूछने लगे कि जो ये है 42वें संविधान संशोधन से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो कितने जोड़े गए थे, 10। कितने जोड़े गए थे, 10। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो मौलिक कर्तव्य हमारा खत्म हो गया। अब जो सबसे कहते हैं ना कि संविधान की रीढ़ कह सकते हैं भाग 5 को, भाग 5। जिसने भाग 5 छोड़ दिया ना, जिसने भाग 5 छोड़ दिया, ये नहीं पढ़ा, वो समझो उसने पॉलिटिक्स कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने पॉलिटिक्स को कुछ नहीं पता। जिसने ये छोड़ दिया, सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हम इसमें ही पढ़ रहे हैं। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में, है ना, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ और सारे जो मंत्री वो भी सब इसी में आ जाएंगे। संसद इसी में पढ़नी है। अब संसद के भैया विधानसभा, विधान परिषद, है ना, विधानसभा की वो लोकसभा, राज्यसभा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा इसी में पढ़ रहे हैं, है ना, पूरा संसद। और इसमें क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट इसी में पढ़ना है। तो मेन बॉडी सब इसी में तो आ गई। CAG के बारे में इसमें पढ़ना है, CAG, अटॉर्नी जनरल, सब इसी में है। ये आपने समझ लिया तो समझो आपको बहुत अच्छा लगेगा वैसे भी, कि हाँ भी मुझे कितना सब पता है, क्योंकि वैसे नॉर्मली भी आपको सब पता होना चाहिए, कैसे राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, है ना, क्या संसद में क्या होता है, कैसे बिल पास होता है, ये सब बातें इसी में होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट कर देंगे भाग 5। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।